हेलो गाइस, मैं राजकुमार सिंगल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। उसमें मैंने आपको एक टॉपिक बता रहा था जिसका नाम था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें जो आप बात कर रहे थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो हमें उनका प्रॉपर मीन समझ में नहीं आया। तो आज मैं दोनों के बीच में डिफरेंस लिखे कि यहाँ पर हम बात करें डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन किसके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या। जैसे मान लो कोई फर्म है, अब फर्म में 2 वर्कर है। फर्म में कितने वर्कर हैं, 2 वर्कर्स हैं। तो हम पर को जो सैलरी दे रहे हैं वो 1000 दे रहे हैं पर मंथ की। तो उसका मतलब मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो पूरे साल में कितने दे रहे हैं, 12000। तो 2 वर्कर को कितनी देंगे, 24000। तो जब हमारे पास यहाँ पर वर्कर काम करे तो वर्कर को हम पूरे साल में सैलरी कितनी दे रहे हैं, 24000 रुपए। तो अब पार्टनरशिप फर्म क्या कह रही है कि जब वर्कर काम कर रहे हैं तो वर्कर को क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी ना, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। क्योंकि एक तरीके से ये जो 24000 रुपए जो हम वर्कर को सैलरी दे रहे हैं ये ऑनर की तो है नहीं, तो ऑनर की नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या होगी, चार्ज होगी कि कैसी भी सिचुएशन हो वर्कर को तो सैलरी देनी पड़ेगी। या फिर मान लो हम जो बिल्डिंग जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिल्डिंग को अगर हम रेंट पर क्या करें, एक्वायर करें, तो उस केस में मालिक को रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो उसी तरह यहां पर हम किसकी बात करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि एक तरीके से इट इंडिकेट्स expenses to be जो deducted from profits while calculating net profit या net loss। कहने का मतलब एक तरीके से ये डिडक्टेड होता है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है किसको, एक्सपेंसेस को, जो डिडक्टेड होंगे फ्रॉम किसमें से, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब यहां पर रिवेन्यू भी हो सकता है कि वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कैलकुलेशन करते समय ये क्या होंगे, डिडक्टेड होंगे। क्यों, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस के एक्सपेंसेस मानेंगे। तो जब बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे तो उसको हम P&L अकाउंट में दिखाएंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन जो ये एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन मींस क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसको, पार्टनर्स को। और जब पार्टनर्स को हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो पार्टनर है एक तरीके से क्या मानेंगे, ऑनर ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस के क्या मानेंगे, ऑनर। और जब बिजनेस के ऑनर माने गए तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करें, एप्रोप्रिएशन करें। तो एप्रोप्रिएशन क्या करें कि भाई पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं या पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म तभी तो देगी जब फर्म में क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, सफिशिएंट होगा। तो कहने का मतलब एक तरीके से जो एप्रोप्रिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म के पास जो नेट प्रॉफिट वो सफिशिएंट हो, अदरवाइज नहीं दिया जाता। तो कहने का मतलब जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो तो एक तरीके से बिजनेस के एक्सपेंसेस माने गए, वो कैसी भी सिचुएशन में देना ही पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन तब होता है जब फर्म के पास क्या होते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं, तभी वो किसको देते हैं, पार्टनर्स को। क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का वो किसके बीच में होगा, पार्टनर्स के बीच में। तभी तो लिख रहे हैं इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है किसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, नेट प्रॉफिट का, टू किसका, वेरियस हेड। वेरियस हेड का मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, etc। फिर इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहां शो करेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये बिजनेस का क्या माना गया है, एक्सपेंस। जबकि इसको हम कहां शो करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इट इज नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस। नेसेसरी का मतलब एक तरीके से कंपलसरी है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फिर भी हम इसको चार्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली जब व्हेन देयर इज प्रॉफिट।
एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये तभी करेंगे जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर लास्ट में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड पेड रेंट टू ए पार्टनर, ये इसके एग्जांपल है, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू ए पार्टनर। मैंने ये दोनों टॉपिक्स आपको समझाए थे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब बताया था और रेंट पेड टू ए पार्टनर। रेंट पेड टू ए पार्टनर का मतलब कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को अपनी प्रीमाइस एज ए किसके रूप में दे रखी, रेंट के रूप में दे रखी, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, चार्ज है अगेंस्ट किसके, प्रॉफिट के, क्योंकि उस पार्टनर को रेंट देना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो उस पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये एक तरीके से क्या है, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन क्यों है, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये किसको मिलता है, पार्टनर्स को, ये भी किसको मिलता है, पार्टनर्स को। लेकिन ये पार्टनर्स को मिल तो रहा है, लेकिन अगर मान लो फर्म पार्टनर से नहीं लेके किसी और से लेती तो उसको भी तो देती, इसलिए इसको कंपल्सरी पेड करना पड़ता है। इसको तभी पेड करना पड़ता है, मतलब तभी देना पड़ता है जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। इसलिए इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो अपन जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो एप्रोप्रिएशन करते हैं किसका, प्रॉफिट का। लेकिन जो P&L अकाउंट बनाते हैं वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज होते हैं अगेंस्ट इसके प्रॉफिट के। तो जनरली जो ये दो टॉपिक्स हैं वो हम इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशो। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट का हम बंटवारा करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, कैपिटल रेशो के अनुसार। जैसे देखो यहाँ पर तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। यहाँ पर हम बात करें कैपिटल्स की, ए की 2 लाख रुपए, बी की कितनी 4 लाख और सी की कितनी 6 लाख। तो ये पार्टनर्स की क्या है, कैपिटल है। अब सवाल में कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके अनुसार होगा, कैपिटल रेशो के अनुसार होगा। अब ये तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल ले रखी, तीनों की कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं पूरे साल में, ना तो किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई और ना ही किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ की फ्रॉम फर्म से। तो इसका मतलब तो हम जो रेशो निकालेंगे वो क्या निकलेगा, फिर हमारा यहाँ 5 की 5 जीरो कट जाएंगे, तो इसका मतलब 2:4:6, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 1:2:3। तो ये हमारा क्या हो गया 1:2, 2:2 और 3:2। तो ये हमारा कैपिटल रेशो हो गया, नहीं हो गया। तो इस रेशो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसी तरह हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो इसी तरह का सवाल है कि हमें क्या करना है, कैपिटल रेशो की कैलकुलेशन करनी है और उसके अनुसार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस इस वाला जो अपनी टॉपिक ये एग्जांपल देख रहे थे इसमें कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल में क्या हो रहा है, बार बार चेंजेस हो रहा है। और जब बार बार चेंजेस होगा तो सीधी बात है रेशो में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। तो फिर हम उसके अनुसार क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखो हमारे पास एग्जाम्पल क्या करें कि ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप। अगर हमने पार्टनरशिप हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ए कंट्रीब्यूट्स 50,000 फॉर द होल ईयर, मतलब ए ने कंट्रीब्यूट किया कितना 50,000 फॉर द होल ईयर। होल ईयर का मतलब कि पूरे साल में उसने कितने लगाए 50,000, ना तो कम करे और ना ही ज्यादा करे। लेकिन बी इंट्रोड्यूस 40,000 एट द फर्स्ट एंड इंक्रीज इस टू का मतलब उसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया 46,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, मतलब चौथे मंथ के एंड में बढ़ाकर क्या, मतलब यहां पर कह रहे हैं कि टोटल जो कैपिटल हो रही है वो 40 से कितनी हो रही है 46,000 हो रही है, ना कि 40 प्लस 46 86,000 नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रहा है एंड इंक्रीज इस टू का मतलब होता है कि उसको बढ़ाकर हमने कितना किया 46,000, ना कि 46,000 से इंक्रीज करें। ऐसे बाय शब्द नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है इस टू, मतलब जो बढ़ के कितनी हुई 46,000 हुई। तो इसका मतलब ये मानेंगे कि भैया पहले 40,000 थी, बाद में कितनी हो गई 46,000, मतलब कैपिटल में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जब कैपिटल में चेंजेस होगा तो इसका मतलब कैपिटल रेशो भी क्या होगा, चेंजेस होगा। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांटेंगे तो बी क्या बोलेगा, भैया मेरे पहले तो 40,000 लगाए थे, बाद में मेरी कैपिटल ज्यादा हुई नहीं हुई, तो मुझे ज्यादा क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए उसके अनुसार। तो इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। बट विड्रॉन्स 16,000 एट द एंड ऑफ
9 मंथ्स, मतलब 9 महीने बाद, मतलब 9 महीने के एंड में उसने क्या किया, 16,000 रुपए क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। फिर सी इन्वेस्ट 80,000 एट द फर्स्ट बट विड्रॉस 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स, मतलब 5 महीने बाद उसने 20,000 रुपए क्या की, विड्रॉ की। फर्म अर्न कितना करी, प्रॉफिट 23,750 during the years. So you are required to show the division of profit on the basis of the effective capital employed by each partner during the year. तो कहने का मतलब कि पार्टनर्स ने जो ये प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ईच पार्टनर्स में, लेकिन कौन से रेशो में, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इफेक्टिव क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स क्या करें, बीच में पैसा लगा भी रहे और निकाल भी रहे। जबकि हमने जो अभी एग्जांपल देखा था उसमें 3 पार्टनर क्या थे कि ना तो बीच में पैसा निकाल रहे थे ना लगा रहे थे, तो उसका मतलब बिगनिंग में भी वही कैपिटल थी और एंड में भी वही कैपिटल थी, तो इसलिए हम सिंपल तरीके से कैपिटल रेशियो निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब बी नाम का पार्टनर है कि कभी पैसा लगा रहा है कभी निकाल रहा है, तो उससे कैपिटल क्या हो रही, इफेक्टिव हो रही नहीं हो रही, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा आंसर क्या कह रहा है, कर देते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल रेशियोज। तो यहां पर हम कैलकुलेशन किसी करें, इफेक्टिव कैपिटल रेशियोज की। तो आज 3 पार्टनर थे, पहले ए की बात करें तो ए ने जो 50,000 रुपए लगाए थे वो पूरे साल के लिए लगाए थे, ना तो उसने पैसा कम किया और नहीं ज्यादा, तो उसका मतलब ए की जो 50,000 आ रहे हैं वो फॉर द होल ईयर। तो होल ईयर का मतलब कि फॉर द होल ईयर या फिर 12 मंथ्स के लिए, तो पूरे 12 मंथ्स के काम आ रहे हैं, तो उसका मतलब 50,000 को अगर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, तो कितने लाख हो गए, 6 लाख। तो पर मंथ के हिसाब से जो कैपिटल हो रही है वो कितनी हो रही है, 6 लाख। उसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल में जो बीच में चेंज होगी तो सभी का हम जो पीरियड है वो कॉमन ले लेंगे कि 50,000 फॉर द होल ईयर, तो कितने हो गए, 6 लाख। बी की बात करें, अब सवाल में क्या कह रहा है कि जो ये बी नाम का पार्टनर है उसने जो इंट्रोड्यूस कराया वो कितना कराया, 40। फिर उसने कैपिटल को क्या किया, इंक्रीज बाय, इंक्रीज करके 2 कितना किया, 46 का। तो उसका मतलब उसकी जो कैपिटल है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 6,000 से। फिर विड्रॉ कर रहे हैं कितना, 16,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब उसकी जो विड्रॉ करने के बाद जो कैपिटल थी वो कितनी रह गई, 30,000। तो कहने का मतलब उसकी कैपिटल में चेंजेस हो रहे हैं, पहले कुछ टाइम के लिए 40,000 हुई, फिर कुछ टाइम के लिए 46,000 हुई, फिर उसने 16,000 रुपए विड्रॉ किया, तो अब उसकी कैपिटल कुछ टाइम के लिए कितनी हो गई, 30,000। तो मतलब इनकी जो कैपिटल है उसमें बार बार क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जबकि ए की कैपिटल पूरे 12 मंथ के लिए क्या थी, कांस्टेंट थी, कि ए ने ना तो पैसा लगाया और ना ही निकाला, मतलब ये जो पूरे 50,000 का है पूरे होल ईयर्स के लिए थे, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 12 मंथ्स के हिसाब से कितने होंगे, 6 लाख। यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं कि ए ने जो इंट्रोड्यूस किए थे 40,000, उसके बाद जो इंक्रीज किए 6,000 पे जो इंक्रीज के जो बढ़ के कितने हो गए थे, 46,000, वो 4 महीने के एंड में करा था। तो 4 महीने के एंड का मतलब कि अगर हम स्टार्टिंग के 4 महीने लेते हैं तो स्टार्टिंग के 4 महीने तो 40,000 थी, उसके बाद फिर कितनी हो गई, 46,000 हुई। जो ये विड्रॉ किया वो कौन से मंथ में किया, 9 मंथ में। तो 9वें मंथ में करें तो 9वें मंथ का मतलब कि 4 महीने के एंड में तो कितनी हो गई थी, 46,000, और 9वें महीने के एंड में हमने 16,000 रुपए विड्रॉ किए, तो उसका मतलब ये जो 46,000 रुपए हुई है वो कितने मंथ के लिए काम आई, 5 मंथ्स की, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना आएगा, 5 मंथ। तो उसका मतलब बी की जो कैपिटल आ रही है 40,000 रुपए जो आ रही है वो तो 4 मंथ्स के लिए आ रही है, 46,000 आ रही है वो 5 मंथ के लिए, फिर 16,000 विड्रॉल करने के बाद जो रिमेनिंग रही 30,000 वो कितने मंथ्स के लिए आएगी, 3 मंथ्स के लिए आएगी। तो यहां पर हम किसकी बात करें, बी, तो हम क्या लिखेंगे, बी के 40,000 फॉर 4 मंथ्स, उसका मतलब 1 लाख कितनी रहेगी, 60,000। फिर 46,000 फॉर 5 मंथ्स, तो कितने महीने के लिए काम आ रही है, 5 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद उसने जो कैपिटल इंक्रीज करके कितनी की, वो
46,000 रुपए की, मतलब 6,000 बढ़ी नहीं बढ़ी, तो कितने मंथ के लिए काम आ रही है, 5 मंथ की। तो जैसे हम 46 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। फिर 16,000 रुपए विड्रॉ किए, तो अब कैपिटल कितनी रहेगी, 30,000, और ये 9 महीने बाद की थी, तो रिमेनिंग पीरियड कितना है, फॉर 3 मंथ्स के लिए, तो कितना हो गया ये 90,000। इसका मतलब हमारा जो टोटल आ रहा है कितना है, 4,80,000। अब हम किसकी बात करेंगे, सी की। तो सवाल में क्या करा कि सी ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए एट द फर्स्ट, बट विड्रॉस कितना करा, 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। तो इसका मतलब सी के जो 80,000 रुपए थे इन्वेस्ट, फिर इसने विड्रॉ किए कितना, 20,000। तो विड्रॉ करने के बाद कैपिटल कितनी रहेगी, 60,000। तो ये जो 80,000 ये कितने मंथ्स के लिए थे, 5 मंथ्स के लिए थे। क्यों, क्योंकि उसने जो 20,000 रुपए विड्रॉ किए वो कब किए, 5 महीने बाद। तो उसका मतलब 5 महीने तक तो कैपिटल कितनी रही, 80,000। उसके बाद जैसे ही विड्रॉ 20,000 हो जाएंगे तो अब कितने रह गए, 60,000। उसके बाद कुछ नहीं किया, तो ये 60,000 कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, 7 मंथ्स के लिए। तो उसका मतलब 5 महीने तक तो कैपिटल 80,000 रुपए रही, और 60,000 की जो कैपिटल कितने मंथ तक रही, 7 मंथ तक रही। तो उसका मतलब यहां पर हम सी की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, 80,000 फॉर 5 मंथ्स, जो किसको इंडिकेट करा है, 4 लाख। फिर 60,000 फॉर 7 मंथ्स, 60,000 को जैसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख कितना जाएगा, 20,000। तो ये हमारा कितना हो गया, 8,20,000। तो उसका मतलब ए की जो कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 लाख, और बी की जो आ रही है 4,80,000, और सी की कितनी हो रही है, 8,20,000। कहेंगे कि जो हमारे पास प्रॉफिट जो सेलिंग रेशो आएगा वो किसके अनुसार आ रहा है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशोस। तो कहते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो अकॉर्डिंग टू किससे हो रहा है, कैपिटल रेशो। यहाँ पे 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। तो ए की जो कैपिटल थी वो कितने लाख की थी, 6 लाख निकली, और बी की कितनी आ रही है यहाँ पे, 4,80,000, और सी की कितनी आ रही थी, 8,20,000। तो उसका मतलब 60, 48 और 82, और बाहर लगेंगे तो 2 का कितना रहेगा, 30, 24 और 41। तो ये एक तरीके से हमारे पास कौन सा आ गया, कैपिटल रेशो। तो इस रेशो में हमने जो ये प्रॉफिट कमाया था 23,750, उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम किसकी बात करें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। फिर क्या लिखेंगे हम, फॉर द ईयर एंडेड। तो इसमें ईयर दे नहीं रखे कि कौन से ईयर में समाप्त हो रहे, तो ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई थी, ये हमारी डेबिट साइड है। तो हम बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा था कितना आ रहा था, 23,750। अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डीड है वो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कुछ नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस को, ए को। तो अब बात किसकी हो रही, 23,750 का प्रॉफिट था, और इनका जो कैपिटल रेशो आ रहा था, अब इन बात कर रहे थे कैपिटल रेशो की, वो कितना आ रहा था, 30, 24 और 41 आ रहा था। तो 30, 24 और 41, टोटल कितना हो गया, 30/95। तो इसका मतलब ए का जो हिस्सा होगा कितना होगा, 7500। तो ये किस में जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट। फिर बात की इस कैपिटल अकाउंट की, तो जो हमारे पास 23,750 उसमें बी का रेशो कितना आ रहा है, 24/95। तो उसको कितना मिल रहा है, 6,000। फिर हम किसकी बात करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट। तो 23,750 मल्टीप्लाई 41/95, ये कितना हो गया, 10,250। तो अगर अपन इसका टोटल करते हैं तो कितना आता है, 23,750।
23,750। तो इस तरह हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे कि फर्म ने जो 23,750 का प्रॉफिट कमाया था वो पार्टनर्स में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। कौन से रेशो में, कैपिटल रेशो में। आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट के थ्रू भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो समझ लो ए को जो प्रॉफिट मिला है 7500, बी को 6000 और सी को 10,250 प्रॉफिट मिल रहा है।